जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं इस बार जो एमपी सेट में हुआ है एक पेपर, वो एमपी सेट का पेपर है और देखेंगे कि इससे रिलेट करके नेट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि नेट के पहले ही यह एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रोनिलो मालिनोवस्की का प्रकारवाद निम्नलिखित किस श्रेणी में का है? तो ब्रोनिलो मालिनोवस्की को सांस्कृतिक प्रकारवादी, व्यक्तिवादी प्रकारवादी के नाम से जाना जाता है। तो इनका आंसर जो हो डी हो जाए इनका। अगला है कि समाज वास्तविकता के अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, इस बात पर किसने जोर दिया है? तो कहा कि समाज का वास्तविक अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस पर रेडक्लिफ ब्राउन बल देते हैं। ये मानव शास्त्र में संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण लाने वाले माने जाते हैं। अगला है, जीएच मीर ने अपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? तो नहीं किया है, तो किसका नहीं किया है? तो स्व अंतःक्रिया मतलब स्वयं से अंतःक्रिया किया है। स्व का डेवलपमेंट मतलब मी का मुझे में विकास की बात मीट करते हैं। प्रतीकात्मक अभिप्राय, इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो अंतःक्रियाएं करता है उसका कुछ ना कुछ प्रतीकात्मक मीनिंग होता है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की बात करते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन किसकी नहीं करते हैं? तो इन्होंने स्व का विखंडन की बात नहीं किया है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी। अगला है, ज्ञान के समाजशास्त्र के ज्ञान का समाजशास्त्र का मुख्य सिद्धांत यह है कि विचार के कुछ ऐसे तरीके जिन्हें तब तक पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनके मूल पर चर्चा नहीं की जाती। तो इन्होंने कहा कि विचार करने के कुछ ऐसे तरीके होते, उन्हें समझने के लिए हम सबसे पहले उनके मूल मतलब उनके उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। तो एक किसने बात की है? तो ज्ञान का समाजशास्त्र। तो ज्ञान के समाजशास्त्र की बात करते हैं कार्ल मानहाइम। तो कार्ल मानहाइम ने ज्ञान के समाजशास्त्र की बात कही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुट्स के ज्ञान के भंडार स्टॉक ऑफ नॉलेज का विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो नहीं है, तो उन्होंने क्रियाओं के उपचार की बात कही है, तो कही है। यह सामाजिकरण की दिशा को सिखाता है, तो ये भी सही है कि नॉलेज से हम सामाजिकरण आता है या सामाजिकरण के माध्यम से हम नॉलेज लेते हैं, ये भी बात करते हैं। सर्वोच्च वास्तविकता की बात करते हैं कि इन्होंने कहा समाज में जो हम सीखते हैं, जो भी हम नॉलेज ग्रहण करते हैं वो वास्तविकता है, तो ये भी कहते हैं। और इन्होंने यथार्थ की स्वीकृति की बात नहीं की है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यथार्थ की स्वीकृति। अगला है, नाट्यशास्त्र के विश्लेषण में इरविन गॉफमैन ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग किया है? तो उन्होंने फ्रंट और बैक मंच की बात जो है इरविन गॉफमैन करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति दुनिया जो है एक रंगमंच है, व्यक्ति फ्रंट में कुछ और होता है और बैक में उसका कुछ और होता है। तो इस बार इरविन गॉफमैन से रिलेट करके क्वेश्चन जस्ट दिया गया था, सेम यही टॉपिक था नाट्यशास्त्र से। तो यूजीसी नेट 2000 दिसंबर 2024 में पूछा गया है गॉफमैन से। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया, उनका विस्तृत दिया था लेकिन यहाँ से मिलता जुलता आया है नेट में। तो अब देखते चलिए कि जस्ट पहले के पेपर जो हुए हैं उनका इफेक्ट आने वाले पेपरों पर पड़ता है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, पियरे बोर्दियू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक पूंजी की बात करते हैं, प्रतीकात्मक पूंजी की बात करते हैं, सामाजिक पूंजी की बात करते हैं। तो उन्होंने राजनीतिक पूंजी की बात नहीं की है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, राजनैतिक पूंजी की बात पियरे बोर्दियू नहीं करते हैं। अब यहाँ बोर्दियू से भी रिलेट करके एक क्वेश्चन दिया था वहाँ पे, ये भी। अगला है, जुर्गीन हैबर्ट मास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण ज्ञान
का एक प्रकार नहीं है। तो सेम क्वेश्चन 2024 यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, थोड़ा इसको डिटेल करके मल्टीपल ऑप्शन में, लेकिन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन्होंने अनुभविक ज्ञान की बात कही है, ऐतिहासिक ज्ञान की बात कही है, विवेचनात्मक ज्ञान की बात कही है, लेकिन काल्पनिक ज्ञान की बात जो है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। अगला है माइकल फोकाल्ट के अनुसार या मिशेल फूको के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर संरचनावाद का आधार है। तो फूको किस बात पर जोर देते हैं, तो उन्होंने ज्ञान, नॉलेज इज पावर, पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान ही शक्ति है। इन्होंने कहा जिसके पास ज्ञान है उसी के पास शक्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। धर्म और जादू की शक्ति की बात करते हैं फेजर, सैन्य शक्ति की बात करते हैं गिडिंग्स, धन की शक्ति की बात करते हैं बेबलन और जॉर्ज सिमेल, मुद्रा की बात, पावर ऑफ मनी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है एंथनी गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संरचनाकरण का सिद्धांत का विशेषता नहीं है। तो कौन सा नहीं है, उन्होंने प्रतिचिंतन, रिफ्लेक्सिविटी की बात कही, तो हाँ। एजेंट और स्ट्रक्चर के डुअलिज्म, द्वैवाद की बात की है, तो हाँ। सामाजिक अभ्यास, सोशल प्रैक्टिस की बात कही है, तो हाँ। संस्कृति और व्यक्तित्व की बात करते हैं कौन, जुर्गेन हैबरमास। और यहाँ एक राइट आंसर हो जाएगा क्या कि ये भी जो 2024 नेट के एग्जाम में यहाँ से इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, थोड़ा इधर उधर करके संरचनाकरण से और एंथनी गिडिंग्स से यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, संस्कृति एवं व्यक्तित्व की बात गिडिंग्स नहीं करते हैं। अगला है एक या एक से अधिक चरों को नियंत्रित करके की जाने वाली शोध को कहा जाता है। तो जहाँ पे चरों का कंट्रोल होता है या हेर फेर किया जाता है तो उसे हम प्रयोगात्मक शोध के नाम से जानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से समाज वैज्ञानिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से जुड़े नहीं है। तो ब्राउन है, मालिनोवस्की है, नॉडेल भी है, लेकिन कौन नहीं है, तो मैक्स वेबर कौन प्रकार्यात्मक सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है मध्य अभिसीमा सिद्धांत की बात किसने की है, तो आर के मर्टन साहब ने किया है, मिडिल रेंज थियरी की बात। अगला है निम्नलिखित में से किसने उपकल्पना को परिभाषित किया है। एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज के आधार पर बनता है वह कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है पीबी यंग है। कौन होंगे, पीबी यंग, कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है वह कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। तो पीबी यंग। अगला है निम्नलिखित में से किस शोध अनुसंधान में किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश किया जाता है। तो संभावित कारण मतलब कारण और प्रभाव की बात की जा रही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो, कार्योत्तर अनुसंधान या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाता है। अगला है संचार स्तर एवं राजनीति सहभागिता से संदर्भित प्रोजेक्ट क्लैप की बात कौन करते हैं, तो योगेश अटल जी हैं जो कि प्रोजेक्ट क्लैप की बात करते हैं। अगला है द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च नामक पुस्तक किसकी है, तो ई बैरबा की जो है, ई बेबी की जो पुस्तक है द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च है। अगला है अध्ययन के किस पद्धति में विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण का अनुमान लगाया जाता है या व्यक्तिगत अवलोकन से निष्कर्ष उद्भासित किया जाता है। तो विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर से जनरल की ओर जाना। तो P2G कहाँ होता है, तो आगमनात्मक सिद्धांत में पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आगमन पद्धति या इंडक्टिव मेथड। क्षेत्र अनुसंधान द्वारा किसी युक्ति द्वारा व्यवस्थित रूप से अवलोकनों का अभिलेखीकरण होता है। तो क्षेत्र अनुसंधान में अवलोकन अनुसूची किसके द्वारा, अवलोकन अनुसूची के द्वारा जो है यहाँ पे अवलोकनों का अभिलेखीकरण किया जाता है फील्ड वर्क में। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, किसने परिभाषित किया कि वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है। तो केस स्टडी जो है गुणात्मक विश्लेषण माना जाता है, सही है, जिसमें व्यक्ति, परिस्थिति, संस्था बहुत सावधानी पूर्वक या सावधानी से संपूर्ण अवलोकन, पूरी तरह से उसका अवलोकन किया जाता है। तो यह हमारे बिसेंज और बिसेंज की डिफिनेशन है वैयक्तिक अर्थात केस स्टडी के डिफिनेशन के रूप में, कि वैयक्तिक अध्ययन एक गुणात्मक विश्लेषण है जिसमें व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था या किसी इकाई का हम सावधानी पूर्वक संपूर्ण अवलोकन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को समझने के लिए यांत्रिक और सावयवी एकता की बात कही है। यांत्रिक एंड सावयवी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की बात करते हैं कौन, इमाइल दुर्खी। अगला है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था के मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। तो जजमानी व्यवस्था में क्या है, व्यावसायिक अन्योन्य आश्रितता से, मतलब लोग ऑक्युपेशनल व्यवसाय के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे गांव में क्या होता है, लोहार, नाऊ, कहार सेवा देने के लिए, वो एक तरह से उनका व्यवसाय है, तो दूसरे को देने के लिए एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगला है ग्लास सीलिंग। तो ग्लास सीलिंग शब्द क्या है, तो जब ग्लास सीलिंग मतलब किसी को आगे बढ़ने से सील कर देना, रोक देना, तो महिला या अल्पसंख्यक अर्थात कमजोर वर्ग को कार्यस्थल में आगे बढ़ने या आगे उनको प्रमोशन से रोक देना ही, या उन आने वाली अदृश्य बाधाएं जो है उसको ग्लास सीलिंग कहते हैं। अगला है, वह कानून जो लिखित संहिताओं की जगह प्रथाओं व न्यायिक निर्णयों से प्राप्त होता है। तो जहाँ प्रथाओं और न्यायिक निर्णय से प्राप्त होता है उसे सामान्य कानून या कॉमन लॉ कहते हैं। तो जहाँ प्रथा के द्वारा कोई हो तो उसे कॉमन लॉ कहेंगे प्रथा को। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य लॉ या कॉमन लॉ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था समाज की एक विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की एक विशेषता है। तो मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा, तो पूंजीवाद में क्या होता है, मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। निजी संपत्ति का अभाव न होकर निजी संपत्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और सामूहिक स्वामित्व न करके निजी स्वामित्व होता है, तो ये भी नहीं होगा। आर्थिक गतिविधियों में केंद्रीय योजना होता है, तो आर्थिक गतिविधियों में लाभ का महत्व अधिक होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की एक विशेषता नहीं है। तो नौकरशाही की विशेषता नहीं है तो लिखित दस्तावेज होता है, औपचारिक संगठन होता है, निश्चित नियम होते हैं, लचीलापन या रिफ्लेक्टिविटी नहीं होता है, कठोरता होती है कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है। तो यहाँ होगा डी, सही नहीं है। अगला है, नृजातीयता की अवधारणा को अच्छे से वर्णित किया गया है, या अच्छे से वर्णित किसने किया है। तो निर्जातीय या एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, जब हम किसी संस्कृति का मूल्यांकन अपनी संस्कृति के आधार पर करते हैं और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हैं, तो वह निर्जातीयता होता है। तो अपने स्वयं के जातीय समूह की श्रेष्ठता में विश्वास निर्जातीयता कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन तो अलग होगा, बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देना मतलब सांस्कृतिक सापेक्षवाद इसको कहेंगे।
अगला है कल्याणकारी राज्य। अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी विशेषता से जुड़ी है? तो कल्याणकारी राज्य जो होता है वह सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारी होती है। मतलब समाज में जो गरीब या निम्न या पिछड़े होते हैं या उनके कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य के पास होनी चाहिए। तो यह बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके अनुसार सत्ता के उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जिनके भीतर आर्थिक नियंत्रण होता है। मतलब जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है, आर्थिक कंट्रोल होता है, उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल होता है, वही सत्ता उन्हीं के हाथों में होती है। तो ऐसा कहना मार्क्स का है। मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। अगला है समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? तो आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? तो आधुनिकीकरण का अर्थ है कि आर्थिक विकास की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, मतलब सबका विकास हो। अगला है कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए एसएम पुस्तक यूजीसी नेट एग्जाम में इस बार वाले में पूछा गया है। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया जीएस घुरिया की पुस्तक है और इससे जुड़ी हुई क्रोनोलॉजी पूछा गया था। उसकी भी वीडियो हमने बना दी है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके चैनल पर देखें। अगला है परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदायों एवं कृषक सामाजिक संरचनाओं को निम्नांकित में से किस ढांचे के भीतर संगठित किया गया है? तो किस ढांचे के भीतर संगठित किया जाता है? लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं परंपरागत ग्रामीण समाज में? तो वो जजमानी व्यवस्था होती है। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत निम्नांकित में से कौन से कदम भूमि सुधारों के संबंध में उठाए गए हैं? तो भूमि सुधार के लिए भारत में स्वतंत्रता के बाद मध्यस्थों का उन्मूलन, मतलब जो बिचौलिए हैं उनको ख़त्म करना, पट्टेदारी में सुधार की गई, भूमिगत जोत में सीमा का निर्धारण कि किसके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, इन चीज़ों को लाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये राइट आंसर जो है इसका उपर्युक्त सभी जो है भूमि सुधार के संबंध में सही है। अगला है निम्नांकित में से कौन सा कृषि संगठन कृषि संबंधी संकट आजीविका की तलाश में नगरों के प्रवसन का कारण नहीं है? तो कौन सा कारण नहीं है? तो भाई सूखाग्रस्त भूमि होता है, रेगिस्तानी ज़मीन जहाँ है वो भी लोग शहरों में जाना चाहते हैं, बाढ़ से प्रभावित हो जाने पर भी लोग शहरों की ओर जाते हैं आजीविका के लिए, या बाढ़ से कृषि संबंधी क्या है नुकसान होता है जिस कारण लोग शहरों की ओर जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, तो ये हमारा कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन गांव में नगर जाने के लिए कारण हो सकता है, लेकिन कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चंपारण हमारा हो जाएगा बिहार में, मोपला विद्रोह जो है हमारा मालाबार में, तेलंगाना विद्रोह आंध्र प्रदेश में, तिभागा बंगाल में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। अगला है लुईस वर्थ के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी नगरीयता नगरीयता की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? नगरीयता की। तो नगरीय अस्थिर और अल्पकालीन होता है, मतलब परिवर्तन तेजी से होता है, सही है। जीवन की गति धीमी होती है, तो नहीं। दिखावा या कृत्रिमता होता है, तो हाँ। अपरिचितता होती है, तो हाँ। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि विशेषता नहीं है जीवन की धीमी गति। जीवन जो है बहुत तेज होता है नगरों में, रफ्तार परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा जो नहीं होगा। अगला है 1961 के जनगणना के अनुसार कस्बे का न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो किसी एक कस्बा में 5000 जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है गेटेड आवासीय परिसर समुदायों में
किस आय वर्ग के लोग रहने की प्राथमिकता दी जाती है? तो उच्च आय वर्ग के लोग जो है गेटेड आवासीय समुदाय मतलब कॉलोनियों में रहते हैं। तो कौन? बड़े बड़े फ्लैट की जो गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ देखिए कि एक बाउंड्री बनी होती है, उसके अंतर्गत बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए होते हैं जिसमें गेटेड कम्युनिटी कहते हैं, और लोग अपना रहते हैं। कॉम्प्लेक्स कहते हैं, नहीं सिटी कॉम्प्लेक्स वो। तो यहाँ बी हो जाएगा। अगला है सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कस्बों में सबसे अधिक मलिन बस्ती या स्लम्स कहाँ पाई जाई है? तो किस प्रदेश में पाई गई है? तो महाराष्ट्र में सबसे सर्वाधिक स्लम, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ियों का बसा हुआ एक एरिया होता है। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी का क्षेत्रफल या एरिया जो है हमारे महाराष्ट्र में होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है पैट्रिक गेट्स ने नगर के विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो पैट्रिक गेट्स मम्फोर्ड से प्रभावित होकर नगरों के विकास के 6 अवस्थाओं की चर्चा की है। अगला है तेभागा तेलंगाना नक्सली भूमि कब्जा जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन किसके द्वारा उभरे? तेभागा तेलंगाना नक्सली भूमि कब्जा ये सब साम्यवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा से का प्रेरित होकर आए हैं। अगला है किसके अनुसार किसी भी प्रकार के सामूहिक व्यवहार की घटना, चाहे वह दहशत, दंगे, सुधार, क्रांति, आंदोलन हो, संरचनात्मक दबाव के कारण घटित होती है? तो नील जे स्मिल्सन ने कहा कि कोई भी क्रिया, सामूहिक व्यवहार जब समाज में होती है तो उसका प्रमुख कारण होता है संरचना पे दबाव, मतलब अपनी मांगों, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो नील जे स्मेल्सर का ये आर्थिक या इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये बात कही है। अगला है समाज एक नैतिक घटना है। तो समाज को नैतिक घटना किसने माना या समाज में नैतिकता को महत्व किसने जोड़ दिया है? और यह व्यक्ति को घेरने वाले नैतिक परिवेश से अधिक और कुछ नहीं है। तो इमाइल दुर्खाइम जो है नैतिकता की बात करते हैं। इनके अलावा धर्म में धार्मिक नैतिकता की बात की है और भी अर्थशास्त्र से जोड़ के मैक्स वेबर ने। एल.टी. हबहाउस, लोवी और फ्रेजर भी कहीं कहीं नैतिकता की बात करते हैं। अगला है कोहेन अराटो। कोहेन और अराटो ने नागरिक समाज को किस रूप में संदर्भित किया गया है? तो उन्होंने कहा कि नागरिक समाज जो है वह समाज के विकास का जो है तीसरा दायरा में इन्होंने शामिल किया है। अगला है भूमि जोत आकार, मतलब भूमि के जोत के आकार पर किसकों का वर्गीकरण किसने किया है? तो भूमि के जोत के आधार पर किसकों का वर्गीकरण यहाँ पे दो लोगों ने किया। किसने किसने? आंद्रे बेते और डेविड हार्डीमैन दोनों ने किया है। लेकिन आंसर की में जो राइट आंसर माना गया है वो डेविड हार्डीमैन ने है। अगला है नारीवादी पर्यावरणवाद। नारीवादी पर्यावरणवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो बीना अग्रवाल जी हैं जो नारीवादी पर्यावरणवाद से जुड़ी हुई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्ष है? तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्ष कौन है? तो वह महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़ जी हैं। अगला है भारत सरकार की एक पहल है जो ग्रामीण भारत में किसानों को एक कृषि विस्तार एवं अन्य जानकारी पहुंचाता है। तो ऐसा कौन सा है? तो ई चौपाल एक भारत सरकार की पहल थी जो भारत के गांव में किसानों के लिए कृषि विस्तार, मतलब किसानों के लिए नई नई उपज की तकनीकें, कीट प्रबंधन आदि की सुविधाएं या जानकारियां देता है, उसको ई चौपाल के नाम से जाना जाता है। अगला है भूदान ग्रामदान आंदोलन। भूदान ग्रामदान आंदोलन का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया है? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे और उसका अध्ययन करते हैं टी.के. उम्मन। अगला है किसने किसान आंदोलन को किसान संघर्ष और कृषि संघर्ष
में वर्गीकृत किया है। तो AR देसाई जो है, इन्होंने किसान आंदोलन को किसान संघर्ष और कृषि संघर्ष में बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का प्राथमिक कार्य है? तो बाजार का सबसे पहले काम क्या है? मांग, आपूर्ति और मांग के माध्यम से संसाधनों का आवंटन होता है, मतलब पूर्ति करना। तो सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक आधार का मुख्य तत्व क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक आधार का मुख्य तत्व है उत्पादन की विधियों या उत्पादन के साधनों पे जिसका कंट्रोल रहेगा वही पूंजीपति है, वही उच्च वर्ग में आएगा, वही बुर्जुआ होगा। अगला है, आधुनिक पूंजीवादी समाजों में संपत्ति के अधिकार के मुख्य रूप से किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो आज वर्तमान समय में संपत्ति किसको मिलेगी, कितना मिलेगी, तो उसकी डिसाइड कौन करता है? कानूनी प्रक्रिया से व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार मिलता है। अगला है, एक कल्याणकारी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता है लोक सेवाओं का प्रावधान, स्वास्थ्य, रक्षा और शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं आम लोगों के लिए कार्य करना। तो वो कल्याणकारी राज्य होगा। अगला है, द गिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गिफ्ट पुस्तक की बात करते हैं मार्शल मार्स। ये दुर्खीम के भतीजे थे, ये भी आप याद रखिए। अगला है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में कितने मार्ग हैं? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष में दो, एक वही डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करते हैं, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अगला है, संपोषित विकास की अवधारणा किस बात पर जोर देती है? तो संपोषित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होता है कि भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बगैर संसाधनों का उपयोग या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो हम अपनी आवश्यकताओं या संसाधनों का इस प्रकार से दोहन करें ताकि कि जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए वे संसाधन बने रहें। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो अन्ना ओकले, तो अन्ना ओकले की जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क। द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क जो है अन्ना ओकले की पुस्तक होगी। उसके बाद थॉमस पिकेट किसकी बात करते हैं? तो थॉमस पिकेट बात करते हैं कैपिटल इन द 20th सेंचुरी। उसके बाद MJ पियरे और CF स्वेबेल बात करते हैं। तो पियरे का है द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड, पॉसिबिलिटी एंड पॉस्पिरेटिव, और के वहमे की जो विशेषता है वह है द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ओमे का है बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन उद्योग का प्रमुख घटक है? तो आतिथ्य सेवाएं जो है आज के समय में पर्यटन उद्योग की प्रमुख घटक हैं कि भाई जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवाना पर्यटन स्थल पे आतिथ्य सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगला है, सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित किया है। तो सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित किया जाता है जब हम अपनी निर्धनता, गरीबी को दूसरे के साथ तुलना करते हैं। तो किसी विशिष्ट समाज को दूसरों की तुलना में गरीब होना, जैसे भाई सामने वाले के कार है, हमारे पास कार नहीं है, बाइक है लेकिन कार नहीं है, इसलिए हम अपने आप को गरीब महसूस करें, तो वह सापेक्ष गरीबी में शामिल किया जाएगा। अगला है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के संस्थापक कौन है? तो सांस्कृतिक कल्चरल इकोलॉजी की बात करते हैं जूलियट स्टीवर्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इशू अटेंशन साइकिल एक कॉन्सेप्ट आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वो है, तो उसके लिए ये जरूरी है।
तो एक कॉन्सेप्ट आगे के एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो इशू अटेंशन साइकिल की अवधारणा किसने दी है, और जो पर्यावरण के समस्याओं में लोगों की अभिरुचि से संबंधित है, तो इसकी बात करते हैं एंथनी डाउन्स। इशू अटेंशन साइकिल की बात करते हैं कौन, एंथनी डाउन्स। अगला है नगरों के जन्म तथा यातायात के साधनों में के संबंध पर आधारित सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, थियरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं चार्ल्स फुली। तो यह भी आगे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर सकते हैं। और ये भी पीछे के एग्जामों में, नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैचिंग वाले को उसमें। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है, तो यह डार्विन की है। और इसी पुस्तक से प्रभावित होकर स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा दिया है। अगला है भारत में प्रथम वन नीति किस वर्ष पारित की गई थी, प्रथम वन नीति 1952 में आई। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो हम पढ़ दे रहे हैं। पानी के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा सामाजिक बहिष्करण सामाजिक समावेशी बनाने हेतु क्या कदम उठाने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह पानी को मौलिक अधिकार के रूप में लाना चाहिए, ताकि लोग उसका सामाजिक समावेशी यूज कर सकें। क्योंकि आज वाटर जो है सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में होने वाली है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाना एक इसका हो सकता है सामाजिक समावेश कदम। अगला है किस वर्ष विश्व का पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था, तो पहला जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। कब, 1979 में। अगला है पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में प्रायोजित किया गया था, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आया था। अगला है जन स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे हैजा, दस्त, टाइफाइड जैसे रोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार है, तो दस्त, हैजा एवं टाइफाइड हमारे जो है दूषित जल से होता है। स्वच्छ जल और स्वच्छता सीमित की उपलब्धता, मतलब सीमित उपलब्धता की कमी, मतलब सीमित मतलब स्वच्छ जल और स्वच्छता की कमी के कारण ये रोग होते हैं। अगला है किस दशक को प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है, तो 1990 से 2000 के बीच को प्राकृतिक आपदा के न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक के नाम से जाना जाता है। अगला है सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है, तो इवांस पिचकार्ड है। कौन, इवांस पिचकार्ड। अगला है देखिए अब यहाँ इरावती कर्वे हैं, यूजीसी नेट में इरावती कर्वे का नातेदारी का डिफिनेशन ही पूछा गया था, और यहाँ टाइप ऑफ नातेदारी की बात कही गई है। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में निम्नलिखित विशेषताओं को सामने लाने के लिए भाषाई क्षेत्रों के आधार पर, किसके, भाषाई क्षेत्रों के आधार पर भारत में नातेदारी पैटर्न का मानचित्रण किया है। तो इन्होंने 4 टाइप के में बांटा है भारत को। तो पहला उत्तरी क्षेत्र में इन्होंने भारतीय, यूरोपीय और सांस्कृतिक संगठन की बात कही है। दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र में इन्होंने द्रविड़ नातेदारी, मतलब नीचे का जो है तमिलनाडु, तेलुगु, ये सब चीज़ें की बात कही है। भारत में उत्तर पूर्वी की बात इन्होंने नहीं किया है। और पूर्व में मुंडारी नातेदारी की इन्होंने बात की है, और एक मध्य क्षेत्र की नातेदारी की बात करते हैं। तो तीसरा हमारा नहीं होगा, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई है। अगला है नेटो
नेटो लोकल निवास स्थान किसे कहते हैं? तो जब शादी के बाद एक जोड़ा, मान लीजिए ये जोड़ा है, ये महिला है और ये पुरुष है, तो एक जोड़ा जो है अपने परिवार के साथ रहता है, अपने अपने, लेकिन पति आमतौर में रात में पत्नी से मिलने जाता है और सूर्योदय से पहले ही पत्नी का स्थान छोड़ देता है। तो नेटो लोकल में क्या होता है, पत्नी अपने पिता के यहाँ रहेगी और पति अपने पिता के यहाँ रहेगा, लेकिन रात में पति पत्नी के यहाँ जाएगा और भोर में मतलब 4 बजे से पहले वह पत्नी का घर छोड़ के अपने घर चला जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो समाज में उसको दंडित किया जाता है। तो इसको नेटो लोकल निवास स्थान कहते हैं। अगला है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज शब्द को परिभाषित करता है? तो दहेज शब्द धारा 2 में परिभाषित किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक समाज होता है? तो गारो, खासी, नायर, इनमें जो है मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा, गारो। अगला है मिताक्षरा के बारे में निम्नलिखित में से कथन को चिन्हित कीजिए। तो मिताक्षरा जो है असम और बंगाल को छोड़ के बाकी सभी स्टेट में पाया जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? प्राथमिक और मूल रूप से मिताक्षरा प्रणाली केवल पुरुष सदस्यों को व्यवसाय के कोस्पारेशन मतलब सहवारिश बनाने की अनुमति देता है। तो बिल्कुल सही है कि भैया ज़्यादातर केस में क्या है, केवल और केवल पुरुषों को ही संपत्ति मिलता है। मिताक्षरा ज्ञान याज्ञवल्क्य स्मृति पर कानूनी टिप्पणी है जो जन्म से विरासत सिद्धांत के लिए जानी जाती है। मतलब अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो उसका उसकी संपत्ति में अधिकार हो जाता है जन्म से ही। तो ये बात करता है, तो ये भी सही है। तो यह पश्चिम बंगाल और असम जैसे प्रदेश को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित है, ये भी बात सही है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या संशोधन अधिनियम के अनुसार 2005 के अनुसार बेटी को भी संपत्ति में समान हिस्सा आवंटित किया गया जैसा पुत्र को भी आवंटित किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो यहाँ चारों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ने किस वर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की है? तो 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी कहा जाता है और ये उस समय महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। अगला है घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत क्या शामिल है? तो घरेलू हिंसा वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी, चाहे वह शारीरिक हो, यौन हो, मौखिक हो, भावात्मक हो, आर्थिक हो सकती है, शामिल किया जाता है। तो सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन यहाँ पे दिया गया है कि अधिनियम का उद्देश्य पत्नी या महिला लिव इन पार्टनर को पति या पुरुष लिव इन पार्टनर या उससे संबंधियों द्वारा हिंसा की सुरक्षा प्रदान करता है। तो सही है, पत्नी को भी और जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में है उसको भी उसके पति या उससे संबंधित लोगों से सुरक्षित करने की बात करता है। तो सही है। अगला है अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें कामकाज करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचाएं प्रदान करना होता है। तो हाँ, महिलाओं के प्रति हुए हिंसा के लिए धारा 8 में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो इन सब बातों को ध्यान में रखता है। तो सही है। अगला है संरक्षण अधिकारी राज्य कानूनी सहायता से सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो है चारों कथन सही है कि अगर उसके पास जो पीड़ित है, महिला है, घरेलू हिंसा से प्रभावित है, उसके लिए वकील वगैरह की व्यवस्था करवाना जो है अधिकारी का कार्य होता है। अर्थात उसको लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाह या कानूनी सहायता जो है संरक्षक अधिकारी प्रोवाइड करवाता है। तो सभी वहाँ पे सही था। अगला है बहुपति विवाह।
बहुपति विवाह मतलब एक महिला है, उसके मल्टीपल पति हो गए, तो यही हमारा बहुपति हो गया। तो एक पत्नी, उसके सभी पति और बच्चे बहुपति को परिभाषित करता है। अगला है लेज़र। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? एक आधुनिक प्रौद्योगिकी है, तो इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेखक का मत है कि टाइम स्पेस कंप्रेशन प्रक्रिया द्वारा विश्व परिवर्तित हो गया है? तो ये टर्म याद रखिए, टाइम स्पेस कंप्रेशन। तो इसकी बात करते हैं डोना हार्वे, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, और एम नेट वगैरह के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाह के स्थान की चर्चा की है? मतलब सूचना के प्रवाह की बात किसने कही है? मैनुअल कैसल। तो कौन करते हैं? मैनुअल कैसल। अगला है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिक और अन्य उद्देश्यों हेतु आमने सामने की तुलना में मुख्य रूप से न्यूज़लेटर, टेलीफोन, ईमेल, तत्क्षण संदेश जैसे संचार माध्यमों द्वारा अंतःक्रिया करते हैं, तो कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आभासी समुदाय। क्या? आभासी समुदाय। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रित मीडिया का प्रकार नहीं है? मतलब छपाई वाला मीडिया नहीं है। तो समाचार पत्र छापा जाता है, मैगजीन छापी जाती है, हैंडबिल छापा जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम है सोशल मीडिया का प्रकार है, न कि मुद्रित मीडिया का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ई शासन का एक अंग नहीं है? ई शासन का एक अंग नहीं है, तो इस शासन में G2C होना है, मतलब सरकार का नागरिक का, G2C गवर्नमेंट टू सिविल, सरकार का व्यवसायिक मतलब G2B, और G2S सोसाइटी। तो ABC तो होगा, डी नहीं होगा कि भाई स्त्री पुरुष के मध्य अंतरापृष्ठ, मतलब कैसा अंतरपृष्ठ है, संबंध है, उसका इस शासन से क्या लेना देना, तो डी हो जाएगा। अगला है, ICT अधिनियम 2000 निम्नलिखित में से कौन सी धारा साइबर आतंकवाद हेतु सजा से संबंधित है? तो सजा से संबंधित है एफ, और जस्ट नेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड आंसर पूछा गया है इस बार वाले में 2024 में। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो यहाँ से उठा के वहाँ पूछे गए हैं, या उनसे रिलेटेड संबंध पूछे गए, तो ये चीज़ें हैं। अगला है, समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के असंतुलित वितरण एवं अंतर को विवेचित करने वाले पद को कहा जाता है। तो भाई किसी के पास सूचना संचार प्रौद्योगिकी चलाने का ज्ञान है, किसी के पास नहीं है, तो इनके बीच जो अंतर होता है उसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ई हेल्थ स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों जन स्वास्थ्य को सहायता देने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग करने वाले पद के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? तो FAO की स्थापना 1945 में हुई है। अगला है, धार्मिक प्रतीकों की गहन अध्ययन प्रेरक शक्ति की व्याख्या के लिए थ्रेशोल्ड सिद्धांत की बात कौन करते हैं? तो क्लिफोर्ड गिब्स कहते हैं। जहाँ प्रतीकों की बात हो, सिंबल संकेत की बात हो, वहाँ क्लिफोर्ड गिब्स हैं जिन्होंने संकेतों की बात या विस्तृत चर्चा कही है।
अगला है सामूहिक अनुष्ठानों में प्रतीकात्मक महत्व का वर्णन करने के लिए अनुष्ठान मूल्य और अनुष्ठान स्थिति जैसे शब्दों का प्रयोग किसने किया? तो अनुष्ठान मूल्य, अनुष्ठान स्थिति जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। अगला है बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी कह सकते हैं, जहाँ मल्टीपल कल्चर एक साथ रहते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व का सिद्धांत बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। और जैसे वैश्वीकरण के समय में संस्कृतियों का मिलन, एंथनी गिडिंग्स का कहना है कि वैश्वीकरण जो है संस्कृतियों का मिलन है, अर्थात बहुसंस्कृतिवाद देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हमारा यह हो जाएगा। अगला है शिक्षा का वह प्रकार जो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन अनुभव, संसाधन, पड़ोस के शैक्षिक प्रभाव से ज्ञान, मूल्य, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, तो वह कहलाता है, तो वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। अगला है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा धार्मिक प्रतीकों, भाषा और विचारों को उनके मूल्य धार्मिक संदर्भ में मीडिया उपभोक्ता संस्कृति पुनः पाठ्य रूपित किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो एक प्रक्रिया जिसके द्वारा धार्मिक प्रतीक, भाषा और विचारों को उनके धार्मिक मूल्य संदर्भ में मीडिया उपभोक्ता किया जाता है, तो उसे धर्म का वस्तुकरण कहा जाता है। क्या? धर्म का वस्तुकरण, कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो पहले धर्मनिरपेक्षता नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कांग्रेस सरकार के प्रयासों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया था। तो सी हो जाएगा। अगला है जेंडर, लिंग एवं संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सभी सही हो जाएंगे कि संस्कृति वयस्क पुरुषों एवं महिलाओं भूमिकाओं को संचालित एवं शासित करता है और जो वे स्वीकार करते हैं, तो सही है। संस्कृति और जेंडर को अलग करना असंभव है, ये भी कथन सही है। और संस्कृति सामाजिक व्यवहारों को जेंडर अर्थात लिंग की भिन्नता को बढ़ा सकती है कि भैया जहाँ जैसे कल्चर होगा, बच्चों को जैसे सिखाया जाएगा वो चीज़ें उतना ही बढ़ती हैं, घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। यहाँ तक कि भिन्नता का उन्मूलन भी कर सकती है। दोनों मतलब महिला और पुरुष को एक समान स्थिति कल्चर के माध्यम से दिया जा सकता है। तो यहाँ सही है सभी। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, इसके 3 क्वेश्चन जो छूट गए हैं, हमारे पास उसका PDF नहीं था, इस कारण उसको नहीं लाए हैं। जो जिन्होंने भी ये PDF भेजी है वो एक पेज छोड़ दिए हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन नहीं है उसको हम कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।